हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडेमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं शकील अहमद हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई सीरीज के साथ जिसे हमने नाम दिया है कोवैक्सीन सीरीज। देखिए, आज 1 मई है और 1 मई को आप सब जैसा कि जानते हैं भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 1 मई से पूरे भारत में वैक्सीनेशन 18+ से जो भी अबव के हैं 44 तक उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो हमने ये सोचा, एकेडेमिया क्लास का ये प्लान रहा कि एक वैक्सीनेशन तो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, दूसरा वैक्सीनेशन हमें करना चाहिए। और वो दूसरा वैक्सीनेशन हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई कोवैक्सीन सीरीज। कोवैक्सीन सीरीज का यहाँ पे मतलब कोविड-19 की वैक्सीन से बिल्कुल नहीं है, उसका काम आपके लिए इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। हम लेके आए हैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन सीरीज। हमारा ये इरादा है कि जैसे कि हमने पिछली कुछ 1-2 रिपोर्ट्स में देखा, हमारे भारत की लोकतांत्रिक स्थिति लगातार गिर रही है, हम फ्री कंट्री से पार्शियली फ्री कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये हम पूरी तरह इसका दोष सरकार को दें कि सरकार के द्वारा पॉलिसीज ठीक से नहीं लाई जा रही है, डिक्टेटरशिप लगाई जा रही है, लेकिन ये हमारी भी तो एक जिम्मेदारी है। जब हम ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अवेयर नहीं होंगे तो सरकार तो उसका फ़ायदा उठाएगी, फिर सरकार को हम दोष देंगे और हम अवेयर नहीं होंगे तो ये बात अच्छी हमारे लिए है नहीं, है ना। तो आपको अवेयर करने के लिए, भारत के संविधान से अवेयर करने के लिए, उसकी एक साधारण सी समझ, एक अच्छी समझ देने के लिए मैं हाजिर हूँ आपके लिए कोवैक्सीन सीरीज लेकर। कोवैक्सीन सीरीज ना सिर्फ एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 1 डे एग्जाम हो या यूपीएससी का हो आईएएस के लिए, या फिर किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, तो इन सब के लिए तो आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, नो डाउट। लेकिन अगर आप भारत के एक सिटीजन हैं, एक जागरूक सिटीजन हैं, तो आपके लिए भी ये कोवैक्सीन सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप बने रहिए हमारे साथ ये सीरीज और आप खुद पाएंगे कि आपको अपने संविधान के बारे में एक बेहतरीन समझ होने लगी है। बहुत अच्छे से हम आपको हमारे संविधान के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आज का ये जो सेशन है ये एक इंट्रोडक्शन सेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, किस तरह से हमारे संविधान का निर्माण होता है, किस तरह से हमारी संविधान सभा का गठन हुआ और किस तरह से हमारे संविधान सभा के लोगों ने एक बेहतरीन और विश्व के सबसे शानदार, सबसे बड़े लिखित संविधान का निर्माण किया। तो आज के इस पहले पार्ट में हमने इसका नाम रखा है संविधान का निर्माण। तो ये जो पहला पार्ट है ये फुल ऑफ फैक्ट्स होगा। तो अगर आप किसी भी 1 डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतर है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेशन आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी 1 डे एग्जाम्स के लिए। क्योंकि इस सेशन में फैक्ट्स ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को लेके, एक भी कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा नहीं रहने वाला है जो आपका छूट जाएगा। तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल वाइज पढ़ने वाले हैं। हमारी ये कोशिश है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम आर्टिकल वाइज पढ़ें और इसके हर आर्टिकल का जो भी कॉन्सेप्ट बनता है, जिस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपके सामने रखें। तो आज का ये फैक्चुअल नॉलेज भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। आप बने रहिए और खुद डिसाइड कीजिए आपको कैसा लगता है। तो बढ़ते हैं हमारे संविधान निर्माण की तरफ, संविधान के निर्माण की तरफ। तो कैसे हुआ हमारे संविधान का निर्माण? तो देखिए, संविधान का निर्माण शुरू होता है संविधान सभा के गठन से। एक ऐसी संविधान सभा का गठन जिसकी मांग गांधी जी ने 1922 में अपने एक विचार के द्वारा दी थी। आपने अगर डीडी बसु पढ़ी हो तो उसमें संविधान के निर्माण से रिलेटेड पहला पॉइंट यही है, जिसमें गांधी जी ने इस तरह से कहा था कि जो भारत का संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही निर्मित किया जाना चाहिए। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भारत के लोगों के लिए विदेशी लोग यानी अंग्रेज कानून बनाए। तो फिर इसके बाद में 1936 में संविधान सभा की मांग कांग्रेस ने भी उठाई। फिर 1938 में नेहरू जी ने भी बड़े तौर पे इसको कहा, है ना। और तब जाके 1940 में अगस्त प्रस्ताव, जिसे हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के जरिए से अंग्रेजों ने ये बात मानी कि ठीक है, हम क्या करेंगे, संविधान बनाने का हक जो है वो भारतीयों का है और उन्हें ये हक देंगे। लेकिन फिर क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। और कब हुआ संविधान सभा का गठन? इसी तरह से ये मामला चलता रहा और संविधान सभा का गठन होता है एक अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। ये चुनाव होते हैं जुलाई से अगस्त
जुलाई से अगस्त 1946 में ये चुनाव हुए। और इससे इस चुनाव में किस तरह से सीटें बांटी गई थी, कितने सदस्य थे संविधान सभा के, तो अगर हम सदस्यों की बात करें 389 सदस्य बांटे गए थे, जिनको इस तरह से था 385 + 4। इसको अभी हम डिवाइड करते हैं, 389 किस तरह से थे, तो आप क्या देखोगे कि 292 सदस्य 292 ये तो थे ब्रिटिश प्रांतों के, ठीक है। 4 ये जो सदस्य थे ये चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत, ओके। और 93 सीट्स दी गई थी देशी रियासतों को, इस तरह से। लेकिन अब ये जो चुनाव हुए, चुनाव किस तरह से हुए थे आपको बता देता हूं। चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष तरीके से। देशी रियासतों ने इस चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया था। अच्छा, देशी रियासतों के बारे में ये ध्यान रखें कि इनको चुनाव नहीं करना था। जो देशी रियासतों के प्रमुख थे जैसे राजा महाराजा, वो खुद किसी को नॉमिनेट करने वाले थे संविधान सभा के अंदर, लेकिन इन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया था। तो अलग कर लिया तो फिर सिर्फ ये सीटें बची। इन्होंने बाद में अपने आप को, बाद में धीरे धीरे ये लोग इसमें शामिल हुए। तो इन लोगों के लिए जो चुनाव हुए अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। दूसरी बात, सीटों का वितरण किया गया। 10 लाख की जनसंख्या वाले एरिया में 1 सीट दी गई, ओके। और 3 समुदायों में बांटा गया, एक तो मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और एक साधारण, यानी इन दोनों के अलावा जो रह जाता है बाकियों को तीसरे समुदाय में। इस तरह से सीटों का डिवाइडेशन यहाँ पे किया गया, 10 लाख की जनसंख्या पे 1, ओके। फिर अगर जब ये इसके संविधान सभा के चुनाव हुए तो कौन कौन सी पार्टियों के कितने कितने हिस्से इसमें रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सीटों में से कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें, है ना। मुस्लिम लीग को, जो बाद में विरोध भी कर रहे थे कि हमें अलग से संविधान सभा चाहिए, अलग पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनाई जाए, तो इनको फिर बाद में अलग भी कर दिया गया। लेकिन इस संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली थी। उसके बाद अगर हम बात करें सिख की 1 सीट थी। यूनियनिस्ट पार्टी इनकी सीट थी 1। और अछूत जाति संघ 1 सीट इनको भी मिली थी। इसके अलावा हम बात करें साम्यवादी को 1 सीट थी। यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1 सीट थी। और यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट यानी यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति, इनको भी 1 सीट मिली थी। बाकी निर्दलीय लोगों को मिली थी 8 सीटें। ये सारे फैक्ट्स आपको पता है, ये एम लक्ष्मीकांत की बुक से मैंने उठाए हैं, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या काम किया है, बहुत सारी जगह से जो भी इम्पोर्टेंट जो सोर्स होते हैं पॉलिटी के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वहां से सारी चीजें कंपाइल करके आपके सामने मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृषक प्रजा पार्टी को भी यहाँ पे 1 सीट मिली थी। इतनी बात हो गई। फिर बात करें, संविधान सभा का गठन हो गया और क्या हुआ, प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम मीटिंग। प्रथम अधिवेशन होता है सर 9 दिसंबर 1946 को। यह हो गया हमारा प्रथम अधिवेशन। इस अधिवेशन के अंदर कितने सदस्यों ने भाग लिया, 211 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन आपको यह पता रखना है कि बहिष्कार करने वाली कौन सी संस्था थी या कौन सी पार्टी थी, तो मुस्लिम लीग बहिष्कार इसका कर रही थी, यानी उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। प्रथम अधिवेशन जब हुआ तो इसके अंदर हमने क्या किया, एक अस्थायी अध्यक्ष चुना। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ओके। फिर इसकी सेकंड बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और यहाँ पे हम स्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं। स्थायी अध्यक्ष के तौर पे किसको, स्थायी अध्यक्ष के तौर पे हमने चुन लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपको पता है इनको क्या कहा जाता है, बिहार के गांधी कहा जाता है इनको, राजेंद्र प्रसाद, ओके। इसके बाद में ना सिर्फ अध्यक्ष चुना, हमने 2 उपाध्यक्ष भी चुने।
2 उपाध्यक्ष भी चुने। उपाध्यक्ष किस किस को चुना? एक तो आप याद रखोगे डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद मुखर्जी। ओके, इनके साथ में एक और उपाध्यक्ष थे और वो थे हमारे वी.टी. कृष्णमाचारी। देखिए आपको लग रहा होगा सर ये सब तो हमें पता है, आप क्यों ये चीजें बता रहे हैं? जब आप अगर कोई नई सीरीज शुरू कर रहे हैं तो आप क्यों बता रहे हैं? देखिए मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू देने वाला हूं, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, फैक्ट्स की भी बात करेंगे, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है इंट्रोडक्शन तो सेम ही रहने वाला है ना, इंट्रोडक्शन चेंज थोड़ी हो जाएगा बार बार। तो इंट्रोडक्शन वही है, और अक्सर ये होता है कि हम शुरू तो करते हैं और इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं, तो इंट्रोडक्शन को तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन आगे की चीजें हमें बहुत ज्यादा अच्छे से पता नहीं होती है। तो मेरा ये वादा है आप बने रहिए, जो भी हम पूरे आर्टिकल वाइज कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाले हैं, आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो भी मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। ओके, ये चुन लिया। फिर हमने चुना था संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? तो आप सबको पता है संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव। ओके, और इसके अलावा बात करें अगर सचिव की, सचिव कौन थे संविधान सभा के? तो सचिव थे H.V.R. अयंगर। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर बात करते हैं एक अगली बैठक की जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, है ना, यहां लिख रहा हूं मैं 13 दिसंबर 1946 को। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या काम हुआ था? इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, और किसने पारित किया था? ये प्रस्तुत किया था, पारित नहीं, ये प्रस्तुत किया गया था हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, है ना। और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा, इसमें कुछ जो संशोधन वगैरह कुछ होने थे, उसके बाद में यही हमारी क्या बनी? प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। अगले सेशन में हम प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की ही बात करने वाले हैं। 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को इसको पारित भी यानी स्वीकृत भी कर लिया गया, संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकृत भी कर लिया गया था। ओके, इसके बाद में जानेंगे हम कुछ और फैक्ट्स। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे, अन्य कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे हमारी संविधान सभा से रिलेटेड। हमने क्या जाना? कितने सीटें थी, कौन कौन सी पार्टियों ने या कौन कौन लोग, कितने कितने लोग इसमें सम्मिलित हुए, किसने बहिष्कार किया, कौन अध्यक्ष था, कौन सचिव था, कौन ये उपाध्यक्ष था, ये सारी चीजें जान ली। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जान लिया। अब जब हमारा संविधान बना, जब संविधान बना तो इसके निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ, है ना, पता तो होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनने में कितना रुपया खर्च हुआ? तो हमारे रुपए लगे थे 64 लाख रुपए उस वक्त 1947 में। आपको पता है 1947 से 50 तक कितना समय लगा सर बनने में? ये बात तो रटी हुई होती है हमारी, है ना, बचपन से हमें याद कराया जाता है, रटाया जाता है कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ओके, ये बात हो गई। अब ये बात शायद आप में से ज्यादा को पता नहीं हो, संविधान का निर्माण कितने वाचन में हुआ था? तो 3 वाचन, यानी हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइडेशन में इसके ऊपर बहस हुई या इसके बारे में चीजें डिस्कस की गई। तो 3 वाचन हुए। पहला वाचन कब से कब तक हुआ? 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच में पहला वाचन हुआ। दूसरा वाचन कब हुआ? सबसे बड़ा वाचन, सबसे लंबा वाचन, यह हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, है ना। यह सेकंड वाचन रहा। और थर्ड वाचन क्या रहा? थर्ड वाचन रहा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और आपको पता है 26 नवंबर 1949 को ही हमारे 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे और बाकी के अनुच्छेद हमने 26 जनवरी
1950 से लागू किए थे, है ना। तो ये बात है। यहाँ तक तीसरा वाचन जब कंप्लीट हुआ तो जो नागरिकता और निर्वाचन से संबंधित और अंतरिम संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे, 15 अनुच्छेद, उनको तो इसी तारीख को लागू कर दिया गया, जिसको हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को एक स्पेशल दिन बनाने के लिए बाकी के अनुच्छेदों को, बाकी के प्रावधानों को क्या किया गया, 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिया गया। ओके, अच्छा, मूल ये जो संविधान बन के तैयार हुआ, इसमें क्या क्या था? मूल संविधान में हम अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में कितना है तो आपको ये पता रखना है कि अनुच्छेद तो 395 ही है। नंबरिंग अगर हम देखेंगे ना 1 2 3 4 तो 395 तक ही अनुच्छेद रहते हैं। हाँ, ये बात है कि बाद में जोड़े गए, जैसे कि 2A हो गया, 51A हो गया, ऐसे अनुच्छेद जोड़े गए ना। तो ये मिला के अगर इनको भी हम काउंट करें तो लगभग 450 के आसपास अनुच्छेद हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन बाय द वे, अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह में कहीं पूछा जाता है कि संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, तो आप जवाब दोगे 395। क्योंकि अगर आप कहोगे सर 450 के करीब है, तो वो कहेंगे 396वां आर्टिकल कौन सा है, 396 आर्टिकल कौन सा है बताइए, तो वहां पे आप अटक जाएंगे ना। तो हमारा संविधान खत्म हो जाता है 395 आर्टिकल पर। वैसे हमारे हैं 450 से ज्यादा हैं, लेकिन आपका आंसर होना चाहिए संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। अनुसूचियां बढ़ गई है, 12 अनुसूचियां है, यानी कि बाद में अनुसूचियों को और संविधान संशोधन करने के बाद में बढ़ा दिया गया है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट्स हम देखें, संविधान सभा की मुहर, मुहर में क्या था? मुहर था हमारा हाथी का प्रतीक था, यानी मुहर का जो प्रतीक था वो था हाथी। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? मुख्य प्रारूपकार, तो ये भी आपको पता रखना है, LN मुखर्जी, LN मुखर्जी। संविधान सभा के सुलेखक कौन थे? अब सुलेखक देखो दो तरह से ध्यान रखना है, एक तो इंग्लिश वाला, अंग्रेजी में जिन्होंने सुलेखन किया, कैलीग्राफी कहते हैं ना हम सुलेखन को, और एक हिंदी में। तो अंग्रेजी में किया था मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत फेमस पर्सनैलिटी, इसीलिए ये जाने जाते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, हिंदी का लेखन किसने किया था? जो हिंदी की पुस्तक थी, हिंदी का एडिशन था हमारे संविधान का, उसका किसने किया था? तो उसका किया था बसंत कृष्ण वैद्य ने, ठीक है। और सौंदर्यकरण भी किया था मंदलाल बोस और ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा ने। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे संविधान सभा के बारे में, संविधान से रिलेटेड। ओके, फिर अगर हम बात करें संविधान सभा के अन्य कार्यों की, संविधान सभा के अन्य कार्यों की अगर बात करें तो यहीं पे हम देख लेते हैं संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य। ये तो संविधान संशोधन और मतलब संविधान का निर्माण तो इनका काम था ही, इन्होंने और क्या क्या काम इन्होंने किया था। तो देखो, पहला तो इन्होंने मई 1949 में इन्होंने क्या किया? राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रमंडल देश वो देश होते हैं, वो देश है, उन देशों का एक ग्रुप है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। तो हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। और फिर हमने क्या किया? 22 जुलाई 1947 को, ये बात ध्यान रखनी है आपको, 1947 को हमने हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। ओके सर, और क्या किया? फिर हमने 24 जनवरी 1950 को दो काम किए इंपॉर्टेंट, एक तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान, इनको अपनाया। दूसरा, हमने इसी दिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित कर दिया। संविधान सभा ने, कोई चुनाव उस तरह से नहीं हुए, संविधान सभा ने प्रथम राष्ट्रपति को निर्वाचित कर दिया, निर्विरोध निर्वाचन इनका हो गया था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतने फैक्ट्स हैं इतनी चीजें हैं जो आपको पता
होनी चाहिए। अच्छा, संविधान पे जो हस्ताक्षर हुए, यहाँ पे इस दिन संविधान पे जो हस्ताक्षर हुए, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 284 सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए। इसके बाद अगर बात करें संविधान में कुल संशोधन प्रस्ताव, हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कुल संशोधन प्रस्ताव, कुल संशोधन प्रस्ताव कितने आए थे, 7653। और चर्चा कितने पे हुई, सभी पे चर्चा मुमकिन नहीं थी आपको पता है, तो चर्चा हुई 2473 संशोधनों के ऊपर। ये बात थी हमारी संविधान सभा यानी संविधान के निर्माण और उसका निर्माण करने वाली संविधान सभा के बारे में। आज का सेशन क्योंकि इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हर सेशन हमारा इतना लंबा नहीं होगा। हमारी ये कोशिश है कि एक छोटे वीडियो के अंदर, शॉर्ट वीडियो के अंदर धीरे धीरे करके, बूंद बूंद करके, डोज करके वैक्सीनेशन आपको किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो फिर बात करें अगर प्रारूप समिति की, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका निर्माण कब किया गया था या इसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें थे 7 सदस्य इसमें थे। और प्रथम बैठक इसकी हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी इसकी 30 अगस्त 1947 को, यानी 29 अगस्त को इसका गठन किया गया और 30 अगस्त को इसकी क्या हो गई, प्रथम बैठक हो गई थी। ओके, इतनी बात आपको पता चल गई। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसके सदस्यों के बारे में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो समिति है वो प्रारूप समिति है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी और एन माधवराम और टी कृष्णमाचारी इसके अन्य सदस्य थे। एन माधवराम ने जगह ली थी बी एल मित्रा की। बी एल मित्रा पहले इसके सदस्य बने थे, लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, स्वास्थ्य कारणों से। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात हम अगर करें तो टी कृष्णमाचारी ने जगह ली थी डीपी खेतान की, जिनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई तो पद खाली हो गया इनका, तो फिर टी कृष्णमाचारी ने इनकी जगह ली। तो इस तरह से हमारी प्रारूप समिति का निर्माण होता है। आगे कुछ अन्य प्रमुख समितियों की बात करें उनके अध्यक्ष के साथ, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की समिति, इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। एक और समिति थी झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। तो ये कुछ मुख्य समितियां थी, कुछ बड़ी समितियां थी। इसके अलावा छोटी समितियां भी थी जो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने वो चीज़ें आपके लिए वहाँ पे नहीं ली है ना। तो ये कुछ प्रमुख समितियां हो गई। अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे चलते हैं संविधान के प्रमुख स्रोतों की। तो संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या रहे, तो पहले तो बात करते हैं भारतीय स्रोत की, यानी जो ऐसे संविधान जो भारत के ही अधिनियमों से लिए गए ऐसे प्रावधान। तो आपको पता है ये कहा जाता है कि भारत का संविधान कुछ नहीं है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की एकदम फोटोकॉपी है, ये कहा जाता है। यानी हमारी संविधान सभा ने लगभग मैक्सिमम ऑफ द प्रोविजंस, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम प्रोविजंस कहाँ से ले लिए थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही। और ये गलत बात भी नहीं है। देखिए हमारे संविधान सभा के संविधान निर्माताओं ने करीब 60 देशों का संविधान पढ़ा था और सभी का एनालिसिस किया और जिसमें जो अच्छी बात लगी वो ले ली। इसमें ये कोई बात नहीं है कि हमने चोरी की या उधार ले लिया, जो जहाँ जहाँ हमें जो अच्छा लगा वो ले लिया, ताकि हमारे अगर हम खुद बनाते तो शायद कुछ कमियां रह जाती। तो जहाँ जहाँ पे दुनिया में संविधान बने हुए थे उनमें जो जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ ले ली, जहाँ कमियां लगी वहाँ पे हमने एडिशंस कर दिए या संशोधन कर दिए, अमेंडमेंट्स कर दिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने मुख्यतः क्या क्या लिया था, एक तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो
किसकी होती है? राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। दूसरा हम बात करें अनुच्छेद 143, हमने इसी से लिया था। 143 में क्या है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी इश्यू पर। तीसरी बात करें और क्या लिया था, तो तदर्थ नियुक्तियां ली थी। तदर्थ नियुक्तियां वे नियुक्तियां होती है किसी स्पेशल काम के लिए किसी को नियुक्त कर देना, काम खत्म हो जाए तो वो पद भी समाप्त हो जाएगा। फिर बात करें हम केग की, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर बात करें हम फिर बात करें हम राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद लिया था। लोक सेवा आयोग लिया था, यानी यूपीएससी कह सकते हैं हम, पीसीएस। 7वीं अनुसूची भी हमने यहीं से ली थी, 7th शेड्यूल, यानी 7वीं अनुसूची, जो जिसके अंदर 3 अनुसूचियां है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो त्रिसूचियां हैं ये भी हमने 1935 के अधिनियम से ली थी। फिर बात करें आपातकाल के जो प्रावधान है, आपातकाल लिया था। और ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। और कुछ चीजें हमने कहाँ से ली थी? भारतीय स्रोत के अंतर्गत ही कुछ चीजें हमने ली थी 1919 के अधिनियम से। और बहुत कुछ, मतलब कुछ चीजें हमने ली थी नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में, वहां से भी हमने बहुत सारी चीजें ली थी। बहुत सारी का मतलब कुछ। फिर बात करते हैं विदेशी स्रोतों की। तो ये थे ब्रिटेन से के स्रोत, जहां से हमने ली संसदीय प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधान निर्माण प्रक्रिया, राष्ट्रपति का अभिभाषण, बहुमत प्रणाली, संवैधानिक उपचार यानी आर्टिकल 32, संसदीय विशेषाधिकार यानी आर्टिकल 105 और विधि के समक्ष समता। देखिए ये कुछ चीजें, एक तो विधि के समक्ष समता है, एक विधियों का समान संरक्षण है। ये आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 14 के अंदर हम डिटेल में करने वाले हैं, है ना। तो अभी हम सिर्फ स्रोत देख रहे हैं कि क्या क्या हमने कहां से लिया था। अमेरिका से हमने लिया था मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61, उपराष्ट्रपति का पद हमने यहां से लिया। संविधान संशोधन में राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो कुछ ऐसे प्रावधान है जहां पे अगर हम संशोधन करते हैं तो 50% राज्यों का अनुमोदन जरूरी होता है, तो ये हमने अमेरिका से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि यहां से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विधि का समान संरक्षण, प्रस्तावना और वित्तीय आपातकाल। ये जो विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता है, ये दोनों आर्टिकल 14 में है। हम डिटेल में इनको देखेंगे, डोंट वरी। फिर बात करते हैं कनाडा से हमने क्या लिया, संघीय शासन प्रणाली और राज्यों का संघ, राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहना, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रावधान, यानी किसी बिल पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करता है, जब कोई राज्य सरकार उसको बनाती है, नियम बनाती है, तो वो राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको रख देता है। तो ये प्रावधान में हमने कनाडा से लिया है। आगे बात करते हैं आयरलैंड से हमने क्या लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा हुआ सवाल है, डीपीएसपी लिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली ली, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं वो भी हमने आयरलैंड से लिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सोवियत संघ से हमने लिया मौलिक कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, यानी प्रस्तावना तो हमने ली है अमेरिका से, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची जो 7वीं अनुसूची है, उसमें जो समवर्ती सूची है वो हमने यहाँ से ली है, लेकिन 7वीं अनुसूची हमने कहाँ से ली है, 1935 के अधिनियम से। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है, जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और जर्मनी से आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन हमने प्राप्त किया है। फिर संविधान सभा में कुछ महिला सदस्य थी, तो उनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। और फिर तो क्योंकि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, तो यूपीएससी में हो सकता है मेंस में कभी ये सवाल भी पूछा जाए, तो आप इनका नाम लिख के कह सकते हैं कि उस वक्त भी हमारे भारत में वुमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं उसको तवज्जो दी जाती थी। तो बात करें संविधान सभा में महिला सदस्यों की, तो सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, रक्षायनी बेला युयन, अम्मू स्वामी नाथन, ये सब थी हमारे
संविधान सभा की सदस्य। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन इतना ही रहता है। माफ़ी चाहता हूँ आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये आपसे प्रॉमिस है कि इसके अंदर हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है और आगे आने वाले जो सेशन है वो इतने लंबे नहीं रहेंगे। एक जो शॉर्ट डोजेज कैसी होती है, वैक्सीन कितनी सी होती है, बस उतना सा वैक्सीनेट आपको करना है। रोज थोड़ा थोड़ा वैक्सीनेशन करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन आपकी रगों में दौड़ने लगेगी। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, कुछ सजेशंस हो, कोई बात हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर इसलिए करें ताकि भारत के हर नागरिक तक उसका कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी उस तक पहुंचाई जा सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।